नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। कल यानी 28 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची में हेमंत सोरेन, जेएमएम के नेता, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और इस मौके पर इंडिया गठबंधन के ढेर सारे नेता जमा होने वाले हैं। ऐसे समय जब महाराष्ट्र के नतीजे इंडिया गठबंधन पर एक 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 तरह से प्रहार करते नजर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं हलचल है, लोगों के बीच में है कि ऐसा कैसे हो गया। और खबरें तो ये आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के ढेर सारे कार्यकर्ता और नेता ये चाहते हैं कि उन्हें अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करते हैं। उनका कहना है सत्ता के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे सिद्धांत की लड़ाई है। और इसलिए वो फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ ही बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव का पहला नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया गठबंधन के लोगों पर दिखाई दे रहा है। अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता ये कहने लगे कि इंडिया गठबंधन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर ये एक सोचने की बात है कि आगे का रास्ता इंडिया गठबंधन का क्या होगा। तो एक तरफ ये सब चीजें चल रही हैं महाराष्ट्र में, दूसरी तरफ दिल्ली में पार्लियामेंट में जो चीजें चल रही हैं वो अलग है। वहां पर ईवीएम का मसला, अडानी का मसला और संविधान का मसला, ये सारी चीजें वहां पर उन पर बात हो रही है। आज भी पार्लियामेंट नहीं चली क्योंकि अडानी के इशू पर हो हल्ले में के बीच, और दरअसल विपक्ष जो चाहता है, जो जिन चीजों पर चर्चा करना चाहता है, सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। अडानी का मामला जो सामने आया है, जो अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो मामले शुरू किए हैं अडानी पर, उनको लेकर के कोई भी चर्चा सरकार नहीं करना चाहती। और यहां तक कि जो आरएसएस के मुखपत्र हैं ऑर्गेनाइजर और पांचजन ने, उनको अगर देखें तो वो लोग अडानी को राष्ट्रीय सेठ घोषित करने की कोशिश में कि भाई अडानी से बात करने का मतलब, अडानी पर कोई सवाल खड़े खड़े करने का मतलब इस देश की जो विकास है, देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस पर सवाल खड़ा करना है। अब ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि कोई एक बिजनेसमैन जिस पर झूठ बोलने के, जिस पर निवेशकों को गुमराह करने के आरोप लग रहे हों, और उसे कुछ लोग ये कह रहे हों कि हमारे देश का प्रतीक है, हमारी देश की ताकत का प्रतीक है, हमारी देश की इकोनॉमिक पावर का प्रतीक है, तो वो कैसे। खैर, इन सब पर ना तो कांग्रेस या विपक्ष कोई ऐसी बातें जनता को बता पा रहा है जिससे बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में फंसे हुए हैं उससे निकल सकें। और ना ही इस मसले को लेकर के सारे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन सबको एक मंच पर ला पा रहा है। और उसके नतीजे ये हो रहे हैं जैसे महाराष्ट्र चुनाव में हुआ। महाराष्ट्र चुनाव में दरअसल 2-3-4 ऐसी चीजें हुई जिन पर ध्यान देना जरूरी है कि ये नतीजे ऐसे क्यों आए। आपको याद होगा दशहरे के दिन जो रैली हुई थी शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, उसमें उद्धव ठाकरे ने आरएसएस की तारीफ की। शिवाजी महाराज के मंदिर हर जिले में बनाने की बात की। और
इसका एक अपना अलग मैसेज है। इसका दलितों में एक अलग मैसेज है, इसका मुसलमानों में एक अलग मैसेज है, इसका और भी जो कम्युनिटी हाशिए की कम्युनिटीज हैं, उनमें अलग मैसेज है। तो एक तो ये उद्धव ठाकरे का मामला, और उद्धव ठाकरे जिस तरह से शुरू से मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े हुए थे कि नाम घोषित हो जाना चाहिए, वो भी एक ऐसा विषय था जिस पर शायद जनता के बीच में कन्फ्यूजन रहा होगा, और इस बात को लेकर के ये भी रहा होगा कि बाकी पार्टियां अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, इसलिए नाम घोषित करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा शरद पवार ने, दरअसल अजित पवार ने सबसे पहले एक जर्नलिस्ट को एक वीडियो इंटरव्यू में ये कह दिया कि 2019 में जो सुबह-सुबह शपथ हुई थी, उससे पहले जो बातें तय हुई थी, उसमें शरद पवार भी शामिल थे। और ये भी बताया कि वो बैठक अडानी के घर पर दिल्ली में हुई थी, जिसमें अमित शाह, शरद पवार, अ, उम, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल थे। अब इसके बाद ये जब खुलासा हुआ, ये बात सामने आई, तो चर्चा बढ़ गई, और इसके बाद शरद पवार से सेम जर्नलिस्ट ने, श्रीनिवासन जैन ने ही उनसे बात की, और उन्होंने ऑन वीडियो इंटरव्यू में ये बात कही कि हाँ, मैं वहां था, और उससे ये बात भी स्वीकार की कि एनसीपी के एमएलएज 4-5 बैठकें कर चुके थे, और वो मुझसे कह रहे थे कि हमारे ऊपर जिस तरह के मामले हैं, उनसे एक ही तरह से निजात पाई जा सकती है। तो शरद पवार का कहना था कि हमने कहा कि हमें भरोसा नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि हम हॉर्सेज माउथ से आपको सुनवा देते हैं, और फिर उसके बाद ये बैठक तय हुई, जिसमें शरद पवार भी थे और अमित शाह थे। तो अब चुनाव के बीच में इस तरह की खबर सामने आना, क्या एनसीपी की भूमिका को लेकर के, शरद पवार की भूमिका को लेकर के सवालिया निशान नहीं खड़ी करती? उनके आसपास संशय के बादल नहीं गहरा जाते हैं कि उनका रोल क्या हो सकता है? और फिर अडानी को लेकर जिस तरह से यूबीटी, उद्धव ठाकरे ने और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने उसको इश्यू बनाने की कोशिश की, और उस दौरान शरद पवार ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे एक संशय फिर हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं, इस तरह की चीजें गिनते जाइए, ढेर सारी चीजें निकल के आएंगी। यहां तक कि उनकी जो सांसद हैं, वो एक सीट पर निर्दलीय का समर्थन कर रही थी, कांग्रेस की सांसद। तो इन इन सब चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति थी, महायुति की जो सरकार थी, उस सरकार ने एक तो जो लाड़की बहिनी, वो योजना जो शुरू कर रखी थी, और उसका जो इम्पैक्ट था, जैसे झारखंड में इम्पैक्ट हुआ, वैसे ही वहां भी इम्पैक्ट था। उस इम्पैक्ट के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएसएस के करीब 34-35 संगठन ग्राउंड लेवल पर सक्रिय थे, जो तमाम चीजों को एक तरह से बढ़ा-चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें मुसलमानों का मामला, जिसमें हिंदुत्व का मामला, और ये चीजें कभी सतह पर नहीं आई। सतह पर इन द सेंस कि ये अखबारों में आती कि ऐसा कुछ कैंपेन चलाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, ये चीजें उस तरह से सामने नहीं आई। तो इन सब चीजों का असर पड़ा, और साथ में तो इसके चलते जो नतीजे आए हैं, वो नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। आप ईवीएम की बात कर सकते हैं। मेरा अपना ईवीएम को लेके मानना है कि ईवीएम, ये जो वोट कम ज्यादा है, जितने वोट दिखाए गए, ये उतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि जो कहा जा रहा है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।
ईवीएम चूंकि कहीं कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन इस पर मेरा मानना है कि जिस तरह से एक्सेल जो कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को प्रोग्राम किया जा सकता है पर्टिकुलर रिजल्ट देने के लिए। जो डेटा फीड हो, उस डेटा को उस तरह से वो एडजस्ट कर दे कि पर्टिकुलर रिजल्ट आ जाए। ये किया जा सकता है और इसके लिए किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं है। स्टैंड एलोन डिवाइस में, दरअसल एक्सेल स्टैंड एलोन डिवाइस में भी काम करता है। उसके लिए ना तो इंटरनेट की जरूरत है, ना किसी नेटवर्किंग की जरूरत है। तो जब एक्सेल इस तरह के रिजल्ट दे सकता है, तो फिर जो भी सॉफ्टवेयर उसमें है, जो युक्ति उसमें लगाई गई है, बनाई गई है, उस युक्ति कुछ कुछ मशीनों में इस तरह से चीजों को प्रोग्राम किया जा सकता है। मेरा अपना मानना ये है। तो उसके चलते चीजें हो सकती हैं। लेकिन वोट वहां पर इतने आए और बाद में गिने ज्यादा गए, कम गिने गए, तो ज्यादा गिने जाने में कई बार ऐसा भी होता है कि जब जो पोस्टल वोट्स हैं उनकी गिनती होती है तो ज्यादा हो जाते हैं, वो पहले नहीं बताए जाते हैं कि साहब ईवीएम में तो होते नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पोस्टल वोट्स जो आए होते हैं उनको जोड़ तो लिया जाता है, लेकिन जब मार्जिन जीत का ज्यादा होता है तो पोस्टल वोट्स को नहीं गिनते, छोड़ देते हैं। तो ऐसे में गिने हुए वोट कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, हम इस इशू पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। क्या वो महाराष्ट्र की हार और झारखंड की जीत, झारखंड में एक अच्छी खासी जीत हुई है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव खड़ा करना चाह रही थी, वो नैरेटिव हार गया है फिलहाल। और यहां पर स्थानीय मुद्दों और स्थानीय लीडरशिप और जो संविधान का मसला है, जो ऑटोनॉमी का मसला है, ये सारे मसले ज्यादा महत्वपूर्ण होकर के सामने आए और लोगों ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं किया। लेकिन ये बात भी सच है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स थे, जनरल कैटेगरी के लोग और एक वर्ग ओबीसी का, वो लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। ऐसा नहीं हुआ है कि वहां से कुछ चीजें कट गई। हाँ, लेकिन कुछ अंतर आदिवासी वोटों पर पड़ा है, ज्यादा ही पड़ा है। कि आदिवासी वोट वहां से जो भी जाते थे भारतीय जनता पार्टी को, उसमें खासी कमी आई है और वो रिजल्ट्स में दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला, परिवारवाद का मसला, भ्रष्टाचार का मसला, ये तीन बड़े मसले भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन ये तीनों मसले जो यहाँ की आदिवासी पॉपुलेशन है, जो यहाँ की ओबीसी पॉपुलेशन है और जो यहाँ का अल्पसंख्यक क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ये जो, और क्रिश्चियंस अधिकतर आदिवासी हैं, तो इन सारे लोगों के बीच ये नैरेटिव अपनी जगह बना नहीं पाया और ना ही ये नैरेटिव वो काम कर पाया जिस काम को करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। वो काम ये था कि आदिवासी और मुसलमानों के बीच में एक रिफ्ट खड़ी की जाए और एक खतरा दिखा करके आदिवासियों को तोड़ा जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। यहां पर वो एकजुटता रही। तो अब ये एक छोटा राज्य है, छोटा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से, आप कहें तो सीटों के हिसाब से कि 81 सीटें हैं सिर्फ। लेकिन यहां से एक बड़ा संदेश भी निकला है। वो संदेश, क्या इंडिया गठबंधन उस संदेश को एम्प्लीफाई कर पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन यहां से जो मौका मिला है, और जिस तरह से कल हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में ढेर सारे नेता आने वाले हैं, मैं आपको बताऊं कि एक तरह से इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है।
यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, कोराट कोंकल मेघालय के मुख्यमंत्री, भगवंत मान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदय स्टालिन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पप्पू यादव। इसके अलावा संजय सिंह भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे, ऐसा कुछ न्यूज वेबसाइट्स बता रही। अगर इतने लोग इस समारोह में आते हैं तो एक बड़ा मैसेज क्या यहां से इंडिया गठबंधन दे सकेगा पूरे देश को? दरअसल इसमें एक दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी अलग उनकी कहानी चलती है। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हार गए हैं। महबूबा मुफ्ती को वहां जब चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, जिसे इंडिया गठबंधन नहीं जीता, हालांकि कांग्रेस की बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो खैर वहां इंडिया गठबंधन से महबूबा मुफ्ती को बाहर रखा गया। अरविंद केजरीवाल को लेकर के तमाम तरह की बातें चलती हैं। अगला चुनाव दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, जहां कांग्रेस अपने स्तर पे अलग से तैयारी कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। पिछले अभी जो उपचुनाव हुए विधानसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने कोई कैंडिडेट नहीं खड़े किए और ना ही वहां के प्रचार अभियान में उसने हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव में अपने अलग से कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए नहीं गए या बुलाए नहीं गए। 2 लोग भी उनके जीते। ऐसे ऐसे कई इश्यूज हैं, ऐसी कई चीजें इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, जिससे उस गठबंधन को लेकर के तमाम तरह की बातें खड़ी हो जाती और भारतीय जनता पार्टी उनको ढंग से एम्प्लीफाई भी कर लेती है। करे भी क्यों ना, जब आप मौका देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर जिस तरह की बातें होती हैं, ये कहा जाता है कि भाई वो अलग तरह से राजनीति करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अलग तरह से राजनीति करते हैं वो। ये कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, वो करते हैं क्योंकि उनका विजन, उनका जो समाज का सपना है, जिस तरह का समाज वो बनाना चाहते हैं, जिस तरह का स्टेट वो देखना चाहते हैं, उसमें भारतीय संविधान का मसला नहीं है। उसमें लोकतंत्र कहीं बहुत, जो वहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म है, उसको वो मानते हैं और उस दिशा में चलते हैं। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, फाउल खेल रही है, वो आपके हिसाब से फाउल खेल रही है। अपने हिसाब से वो फाउल नहीं खेल रही है। वो जिस तरह का खेल जमाना चाहते हैं, जिस तरह का खेल करना चाहते हैं, जिस तरह से खेल वो होते हुए देखना चाहते हैं कि ऐसा ही खेल हुआ करे, उस खेल को खेल रहे हैं वो। अब सवाल ये कि इंडिया गठबंधन के लोग जो अपने को डेमोक्रेसी का पैरोकार बताते हैं, जो अपने को संविधान का संरक्षक, संविधान का झंडा बरदार, संविधान के पक्षधर कहते हैं भी। कई उसमें देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हैं भी। तो ये सारे लोग, क्या ये जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है, इसके लिए जनता को तैयार कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल बड़ा सवाल इसलिए भी है कि जो मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा में की थी, वो मोहब्बत की दुकान महाराष्ट्र में कहां गई? क्या उसका कोई असर जमीन पर नहीं हुआ? लोकसभा चुनाव में तो असर दिखाई दिया, तो क्या उस समय कोई दूसरे फैक्टर्स थे? ये मोहब्बत की दुकान वाला फैक्टर नहीं था? या ये समझा जाए कि एक बार जो इशू जनता ने जिन पर वोट कर दिया, उसके बाद फिर दूसरे इश्यूज आपको लाने पड़ेंगे?
कुछ और चीजें जोड़नी पड़ेंगी, कुछ और नैरेटिव्स खड़े करने पड़ेंगे। वो इंडिया गठबंधन नहीं कर पाया और लोकसभा चुनाव के समय के नैरेटिव्स पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश की उसने। अब इसमें जो भी मानिए, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, जिस तरह से शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो तथ्य विहीन होती हैं, जिनमें तथ्य नहीं होते हैं, जो ऑफिशियली सही नहीं होती हैं। जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल ही अगर आप लें, तो जितने जोर से उसे उठाया गया, और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि पूरे देश में, जो प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं, तो पूरे देश में बहुत सारे लोग ये मानने लगे होंगे कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी संख्या में रहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अब इसका असर सिर्फ झारखंड में नहीं, झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव। संथाल परगना, जहां पर उसने कहा कि साहब यहां सब बांग्लादेशी आकर के घुस गए हैं, उस संथाल परगना की 18 सीटों में से सिर्फ एक सीट ही जीत पाई भारतीय जनता पार्टी। और एक सीट इसलिए जीत पाई क्योंकि कांग्रेस ने गलत टिकट दे दिया, नहीं तो वो सीट भी नहीं जीतती। और 28 आदिवासी सीटों में, जो आदिवासी और मुसलमान को आमने सामने खड़ा करने की कोशिशें चल रही थी, 28 आदिवासी सीटों में सिर्फ एक सीट जीत पाई, और वो भी कोई भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल नेता नहीं जीता है। वो सीट जीती चंपई सोरेन ने, जो अभी 3-4 महीने पहले तक जेएमएम के नेता थे और जेएमएम के मुख्यमंत्री थे। पूरा जीवन उन्होंने जेएमएम में गुजारा है, तो वो जीते अपनी सीट। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ओरिजिनल नेता अपनी सीट नहीं जीत पाया। यहां तक कि बाबूलाल मरांडी तक ये हिम्मत नहीं कर पाए कि वो किसी एसटी सीट से चुनाव लड़ लें, जनरल सीट से लड़े। तो खैर, ये चीजें अपनी जगह हैं, यहां भले ये असर ना हुआ हो, लेकिन बाहर आप सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या नैरेटिव गया होगा। आप सोचिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन सब जगह, साउथ में, इन सब जगहों पे क्या नैरेटिव गया होगा। यही गया होगा कि जब गृह मंत्री कह रहे हैं तो सही है, तो बहुत सारे बांग्लादेशी यहां घुस आए। ऐसा है नहीं। तो अब जो कल का जमावड़ा है, उस जमावड़ा से क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कोई ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर पाएगा या करेगा जिसमें ये कहा जा सके या ये मैसेज जा सके कि ये पार्टियां कुछ वैल्यूज को लेकर, संविधान को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, और जो यहां पर संसाधनों का बंटवारा है, जो बात राहुल गांधी उठाते हैं जाति गणना की, क्या उन सब चीजों पर कोई एक सुर में कोई चीज निकल के आएगी, या फिर वही ढाक के 3 पात सब लोग आएंगे, बढ़िया अपने चमकेंगे, फोटो खींचेगा, हाथ में हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, और कल से फिर अलग अलग बयान आने शुरू हो जाएंगे। दरअसल एक बड़ी और दिक्कत इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन जब से बना है, ना तो उसका कोई सेक्रेटरिएट है, ना उसका कोई ऑफिस है, ना उसका कोई कोऑर्डिनेटर है, ना उसका कोई प्रवक्ता है, ना इंडिया गठबंधन के नेताओं की कोई बैठक होती है, ना कोई बड़े इशू पे बैठक होती है। पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता के तौर पर खड़गे या राहुल गांधी बैठक करें, वो एक अलग, उसमें वो सारे लोग नहीं होते हैं जो पार्टी की नीतियों को तय करते हैं। वहां पर पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। लेकिन जब आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और जो इश्यूज बड़े देश के सामने चैलेंजेस हैं, क्या उन पर कोई खुली या बंद चर्चा इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के जो प्रमुख हैं उनके बीच में हुई क्या? क्या कोई ऐसा
लगातार क्या कोई ऐसा प्रक्रिया चलती है जिसमें जो मुद्दे हैं, जैसे संभल का मुद्दा आया, तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से उस पर कोई सुविचारित स्टैंड लिया गया कि इस मुद्दे को हम कैसे टैकल करें, क्या स्टैंड इस पर लिया जाए? जिसका जो मना रहा, जैसे मना रहा है वैसे बोल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, यहां तो कांग्रेस के अंदर भी लोग अलग अलग बोल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यह होता है कि सारे लोग एक सुर में, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेशियों की सरकार है ये और यहां रोटी बेटी माटी ये सरकार छीन रही है, तो हर कोई, वो गुजरात का भी एक कार्यकर्ता होगा तो यही कहते हुए मिलेगा, जबकि उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। ये जो अलाइनमेंट है भारतीय जनता पार्टी में, जिस भी वजह से है, आप कह सकते हैं कि साहब वो ऑटोक्रेटिक हो गई है, उसमें तो नेता जो कहता है सब लोग वही बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आपको तो उन्हीं से चुनौती वही है ना। तो आप कोई दूसरा रास्ता इजाद करिए कि आपके यहाँ नीचे तक जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, जो इश्यूज हैं, जो नैरेटिव्स हैं, वो नीचे तक आपका कार्यकर्ता और आपके जो गठबंधन है उसकी पार्टियों के लोग अलाइन हो उसके साथ और उसे एम्प्लीफाई करें। आप एक तरफ ईवीएम की बात करते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूं। हरियाणा के चुनाव के बाद सेंट्रल लीडरशिप ने कांग्रेस की ईवीएम का मसला उठाया। हो सकता है हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ईवीएम का मसला था, इतना बड़ा मसला था कि उससे चुनाव हार गए, तो फिर जो लोग चुनाव हारे उन्होंने हारते समय ही इस इशू को खड़ा क्यों नहीं किया? दिल्ली में बड़े नेता तो चुनाव आयोग पर जाकर के कह रहे हैं, लेकिन जो नेता वहां पर चुनाव हारा है उसने तो नहीं कहा, उसने हल्ला नहीं मचाया। होना ये चाहिए था कि जब काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग के बाद अगर मान लीजिए वोट कम गिने गए, वोट ज्यादा गिने गए, जो भी इश्यूज थे, उसी समय अगर ईवीएम की बैटरी 99% थी, 70% थी, तो ये इशू वहीं पर बड़े स्तर पर हाईलाइट क्यों नहीं किए गए? जैसे महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र को लेकर के ईवीएम की बात अब होता ऐसे में क्या है कि पहले से ही प्रधानमंत्री और इन सब लोगों ने कहना शुरू किया कि अगर महाराष्ट्र हारेंगे, देखना है सब ईवीएम ईवीएम करने लगेंगे। तो अब पब्लिक के बीच में वो बात है। झारखंड में तो ईवीएम नहीं कहा, लेकिन वहां कहा। तो झारखंड में ईवीएम का क्या हुआ? ये सवाल एक सामान्य तौर पर लोगों के दिमाग में उठता है कि अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो झारखंड में भी होता, तो झारखंड में भी होता, जम्मू कश्मीर में भी होता। तो इससे एक संशय ये बनता है कि जो लोग ये कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, मतलब जो कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। जैसे अखिलेश ने पिछली बार बयान दिया था कि अगर मैं 80 की 80 सीट भी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में जीत जाऊं तब भी मैं ईवीएम का समर्थन नहीं करूंगा। क्या इस तरह के सारे लोग इंडिया गठबंधन के लोग बोल सकते हैं? क्या वो इस पर एक सुर में, बंगाल से आवाज क्यों नहीं आती है? स्टालिन क्यों नहीं बोलेंगे? हेमंत सोरेन क्यों नहीं बोलेंगे? और नहीं बोलेंगे तो उसका मैसेज ये जाता है कि जो जहां हार रहा है तो उसे ईवीएम दिखाई देने लगती है। क्या इस उसके खिलाफ महाराष्ट्र की असेंबली से सारे एमएलएज विपक्ष के जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं? अगर पार्लियामेंट में सुनवाई नहीं हो रही है, अगर चुनाव आयोग अपनी तरह से काम कर रहा है और आपको लगता है कि चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं कर रहा है लगातार, तो क्या आप चुनाव आयोग पर महाभियोग ला सकते हैं? लाइए, एक्सट्रीम पॉलिटिक्स कीजिए, बात करने दीजिए सबको वहां पर और चीजें सामने आने दीजिए।
महाभियोग के प्रस्ताव के लिए 100 सांसदों की जरूरत है, तो 100 सांसद तो आपके पास हैं, लेके आइए। तो चीजें देश के उस पर बहस हो, भारतीय जनता पार्टी वाले जो लीडर्स हैं वो अपनी बात रखेंगे। अगर वो वहां पे एडमिट होता है, नहीं एडमिट होता है, तो फिर अलग बात है। तो फिर एक मैसेज जाएगा कि भाई सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती। ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स की जरूरत है। क्या कल कोई ऐसा मैसेज रांची से ये इंडिया गठबंधन के सारे लोग दे सकते हैं? एक चीज और मुझे लगती है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कि ये इशू इस तरह का नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है। ये इशू संविधान का ही है। ये इशू सामाजिक न्याय का ही है। ये इशू हमारे देश के सोशल फैब्रिक को नष्ट करने का है या बचाने का है, जो भारतीय जनता पार्टी नष्ट कर रही है। इस इशू पे लड़ाई उस तरह से नहीं हो सकती है जैसे सामान्य दिनों में होती, जैसे सामान्य दिनों की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती। इन इश्यूज पर लोगों के बीच अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और जो तमाम तरह के डिस्ट्रैक्ट करने वाले जो मसले होते हैं, उनको भी उन पर भी एक बहुत ही सुविचारित राय आपको कायम करनी पड़ेगी और सारे लोगों को एक साथ करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है। उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो जिस तरफ चीजों को ले जाना चाहते हैं, उस तरफ बहुत ही कंसीडर्ड तरीके से ले जा रहे हैं। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ले जा रहे हैं। वो हर चीज में मुसलमान को ले आते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान उनका टारगेट है। क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की पूरी अवधारणा है, वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको मैं आप सोचिएगा उस पर, कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि 26 जनवरी को हमारे देश ने संविधान स्वीकार किया था, लागू हुआ था, और ये देश रिपब्लिक बना था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 26 जनवरी का दिन क्यों तय किया गया था? 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया कि 26 जनवरी को 1930 में रावी के किनारे लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। तो इसलिए 26 जनवरी चुना गया। अब जब ये सरकार आई, तो 26 जनवरी को उस तरह से मनाने की जगह, एक रिचुअल है वो ठीक है, वो तो चूंकि होता चला आ रहा है, आप करते हैं, उस रिचुअल का भी इस्तेमाल इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया। आप याद करिए 2015 की 26 जनवरी, जब उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को निशाना बनाया गया, और बिल्कुल गलत बात पर, उसमें कोई तथ्य नहीं था। उस समय कांग्रेस उनको डिफेंड कर पाई क्या? क्यों नहीं कर पाई? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इस मसले को जनता के बीच ले जाया गया? तो अब 26 जनवरी को वो डाइल्यूट करना चाहते हैं, संविधान को डाइल्यूट करना चाहते हैं, इसलिए जिस दिन संविधान को लागू किया गया, उस दिन के पैरेलल एक और दिन 26 नवंबर, जिस दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया, फाइनल किया गया, उस दिन को वो बड़े उस पर मनाते हैं कि साहब संविधान दिवस। असली संविधान दिवस तो 26 जनवरी है। सोचिएगा इस बात पर। और चूंकि 26 जनवरी की तारीख के साथ कांग्रेस या स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जुड़ता है, वो तारीख स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में
जो संघर्ष चल रहा था उसको एक नई दिशा देने वाली है। इसलिए उस तारीख को अंडरमाइन करना है और 26 नवंबर को ले आना है। 26 नवंबर का कोई ऐतिहासिक उस तरह का वो नहीं है। हाँ, इतना है कि भाई संविधान उस दिन फाइनल हुआ, एडॉप्ट हुआ। हाउस ने एडॉप्ट किया। देश को लोकार्पित नहीं हुआ। देश ने उसे स्वीकार नहीं किया, उस दिन हाउस ने स्वीकार किया, फाइनल कर दिया। तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है, कैसे एक एक चीज। आप देखिए 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस ले आए। क्यों भाई? मारकाट याद रखने की जरूरत है। गांधी उस मारकाट के समय में मारकाट को रोकने के लिए उन बस्तियों में थे जहां दंगे चल रहे थे। इसलिए नहीं थे कि उसको इस याद किया जाए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था और इसका बदला लेना है। ये याद इस तरह की चीजें तभी की जाती हैं जब उसका बदला लेना हो। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं, खतरनाक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही खतरनाक। जैसे आपको मैं एक और उदाहरण देकर के बात खत्म करूंगा। संभल में जो दंगा हुआ, दंगा नहीं हुआ है, संभल में जो घटना हुई, दंगा तो तब होता जो दो समुदाय आपस में लड़े। उस घटना पर सरकार को चिंतित क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों सरकार जो है उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करती है? सारे लोगों को चिंतित होना चाहिए। बांग्लादेश में अगर एक मॉन्क, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस पर बड़ी चिंता है। और हमारे देश में 4 नागरिक नौजवान मार दिए जाते हैं, उस पर चिंता नहीं है। और इसके अलावा आपको बताएं, जो कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस के एक बड़े नेता, प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी उस पर ट्वीट करते हैं कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। अरे भाई, बांग्लादेश में जो चल रहा है चले, अपने देश में क्या चल रहा है? अपने देश में क्या चल रहा है, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता है? बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? उनके बलात्कारियों को किस तरह से ट्रीट किया गया, कैसे उन्हें जेल से छोड़ा गया, वो भी 15 अगस्त को। ये इशू इस देश में इशू नहीं बना। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं कि हिंदुओं का वोट। भाई, हिंदू इतने गए गुजरे हैं क्या? आप उनको समझाइए, अपना नैरेटिव बताइए। बात ये होती है, दरअसल लीडर जो है, वो लीडर का काम लीड करना होता है। लीडर का काम फॉलो करना नहीं होता है। गांधी जी को कहीं भी अगर कुछ लगता था कि ये गलत हो गया, तुरंत चीजें अपने पैर विड्रॉ कर लेते थे, वापस ले लेते थे। लोगों को तैयार करते थे, चाहे वो चंपारण आंदोलन हो या दूसरे आंदोलन, कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। एक एजुकेशन का काम बिल्कुल नहीं होता है। दरअसल इस समय की पॉलिटिक्स ये हो गई, लोग ऐसा चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। अरे, भीड़ तो कुछ भी चाह लेती है। लोग ऐसा चाहते हैं, और करते करते पाकिस्तान देखिए कैसा हो गया। बांग्लादेश भी देखिए कैसा होता जा रहा है। अभी 5 अगस्त से पहले तक उसके गाथा सुन पढ़ी जाती थी। तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। ये आईएस पटेल कह रहे हैं 26 जनवरी 2015 को उपराष्ट्रपति अब्दुल हामिद अंसारी ने परेड नहीं की थी। आपकी जानकारी गलत है। दरअसल जो 2000 जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें जो सलामी लेने का काम होता है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से सिर्फ राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जब नहीं होता है तब उपराष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति के अलावा कोई दूसरा अगर करता है तो ये उसकी प्रोटोकॉल की अवमानना है, जिसको
अवमानना इस सरकार ने की, प्रधानमंत्री भी करने लगे, सारे लोग करने लगे। जबकि वो प्रोटोकॉल होता है कि राष्ट्रपति ही सलामी लेगा, चूँकि वो सभी सेनाओं का अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति नहीं लेता है सलामी। ये सब चीजें हैं जो संविधान, प्रोटोकॉल, परंपराओं, इनको डाइल्यूट कर लो, इनको खत्म कर दो, ये सब हो रहा है। और हम लोग लगता है कि भाई अरे देखो मुसलमान है इसलिए नहीं किया सैल्यूट, इसलिए सलामी नहीं ली। ये इसीलिए कहा गया। ऐसे ही योग दिवस पर भी हामिद अंसारी को निशाना बनाया गया, लेकिन प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति ऊपर आता है प्रधानमंत्री से, तो जहां प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे वहां उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता है। इस बेसिक चीजों को और इनको ऐसे प्रस्तुत करते हैं बड़े बड़े नेता, और जब बड़े नेता ये बात कहते हैं तो आम नागरिक तो उसे सही मानता है ना कि ये इतने बड़े जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे। यही दिक्कत है। अब तक हामिद अंसारी को ही बहुत सारे लोग गलत मानते होंगे। तो अब देखना ये है कि कल जो यहाँ पर आयोजन है रांची में, उस आयोजन में जितने नाम मीडिया में आ रहे हैं, क्या ये सब आएंगे? अगर ये सब आते हैं तो फिर एक बड़ा मैसेज तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। और दूसरा, इन लोगों को सोच विचार करके कुछ चीजें तय करनी पड़ेंगी और मैसेज देना पड़ेगा। वो मैसेज क्या होगा, क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो कल ही पता चलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन को एक फॉर्मल स्वरूप देना पड़ेगा और सारी पार्टियों को ये जो सामान्य इलेक्टोरल इश्यूज होते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, उसको किनारे रख करके जरा सोचना पड़ेगा बड़े स्तर पर। नहीं तो जैसे शरद पवार खत्म हो गए, उद्धव ठाकरे खत्म हो गए, शिवसेना खत्म हो गई, अकाली दल पंजाब में बहुत खराब गति को प्राप्त हो गया, ऐसे ही धीरे-धीरे सारे लोगों की गति होगी। और जैसे वो कहते हैं वन वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन पार्टी वन गवर्नमेंट, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। उसी डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। फिर हमें आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।